नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये पहला प्रयास है जब मैंने हॉरर स्टोरी लिखने की कोशिश की है। प्लीज़ इस स्टोरी को सुन करके एक बार अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जैसी भी आपको लगे, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगे आप ज़रूर बताइए कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा रहा होगा तो आगे और ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। दिसंबर के महीने का अंतिम दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। सड़कें ऐसी सुनसान थी जैसे न जाने कब से वीरानी का दंश झेल रही हो। ऐसे में एक कार सड़क पर तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। कार के अंदर 2 लड़के, राजा और रिसु, बैठे हुए थे। रिसु, कब्रिस्तान वाला इलाका शुरू होने जा रहा है, प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। राजा, हाँ भाई, चिंता मत करो, बस 10 मिनट में हम लोग घर पर होंगे। बाहर साएं साएं करती हवा से पेड़ों के पत्ते बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाल रहे थे। रिसु ने कार के कांच ऊपर चढ़ा लिए, लेकिन तभी कब्रिस्तान के ठीक सामने पहुंचते ही कार तेज आवाज़ के साथ घरघराती हुई बंद पड़ गई। राजा ने 1-2 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोनों की हालत अब बहुत ख़राब हो रही थी। रिसु ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, तू डर मत, मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या दिक्कत है। 10 मिनट तक जब रिसु अंदर नहीं आया, तब राजा भी डरते डरते गाड़ी से बाहर निकल आया। राजा, क्या हुआ भाई? रिसु, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है, और तो और गाड़ी का पिछला टायर भी पंचर हो गया है। अब क्या करें? कहीं कोई जंगली जानवर यहाँ ना आ जाए, इसका भी डर है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा, जो घर पर खबर कर दूँ। सब परेशान हो रहे होंगे। राजा, मैंने कितना मना किया था पल्लवी को कि इतनी देर तक न्यू ईयर पार्टी में ना रोके, लेकिन उसकी तो किसी की सुननी ही नहीं होती। हमें तो जाना ही नहीं चाहिए था उसकी पार्टी में। अब फंस गए ना मुसीबत में हम लोग। रिसु, एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं लॉक कर देते हैं, सुबह ले जाएंगे और हम लोग पैदल ही घर की तरफ निकल चलते हैं। 1 घंटा लगेगा मगर पहुंच जाएंगे ना। राजा, भाई अगर तुम कहो तो हम लोग कब्रिस्तान के अंदर वाले रास्ते से होकर चलें। उस रास्ते से हम लोग 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। क्या क्या कह रहे हो भाई? कब्रिस्तान के अंदर से, वो भी इस वक्त? रिसु सहमते हुए बोला। राजा, जानता हूँ भाई, लेकिन भूत प्रेतों से ज़्यादा तो इंसानों का डर है आज की डेट में। आप खुद ही सोचो ना, इस सुनसान सड़क पर अगर कोई गलत इंसान से सामना हो गया तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा इस वक्त। जबकि कब्रिस्तान के अंदर से तो डर के मारे कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। इस वक्त वही रास्ता हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, और शॉर्ट भी। राजा की बात में दम तो था। आखिरकार रिसु भी मान गया। गाड़ी को वहीं पर रोक कर दोनों कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दोनों पसीने में तरबतर हो रहे थे। आखिर आधी रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरना कोई मामूली बात नहीं थी। आड़े तिरछे रास्तों से होकर गुजरते हुए दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। छोटी छोटी आवाज़ों से भी उनका दिल दहला जा रहा था। अपनी खुद की पदचाप सुनकर भी उनको ऐसा लगता था जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है, कि अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों के कदम ठिठक गए। घबराहट के मारे दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। रिशु, कौन कौन है? कौन रो रहा है? राजा ने अपने हाथों से एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए। एक औरत वहां बैठी रो रही थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे। उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। ना चाहते हुए भी दोनों के कदम उस तरफ बढ़ गए। रिसु, सुनिए। मगर उसने उनकी बात नहीं सुनी और लगातार उसी तरह रोती रही। एक बार राजा ने उनके पास जाकर हिम्मत करके बोला, देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मगर आपको इतनी रात को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। इतना सुनते ही उसका रोना बंद हो गया और वो औरत एक झटके से उनकी तरफ पलटी।
उसकी शक्ल देखते ही रिशु और राजा के मुंह से जबरदस्त चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था, बड़े बड़े दांत बाहर आ रहे थे और मुंह के आसपास खून के धब्बे। आंखें सुर्ख लाल थी, बिखरे खुले बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। राजा, भाई भाई भागो! राजा जोर से चिल्लाया। रिशु के तो जैसे पैर ही जम गए थे। राजा ने उसके हाथ पकड़ा और तुरंत पलटकर वापस सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। हाँफते हुए किसी तरह दोनों वापस गाड़ी के पास आ गए, लेकिन यहाँ दूसरा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। राजा, भाई ये देखो। रिशु, क्या हुआ? भाई, जो टायर पंचर हो गया था वो तो बिल्कुल ठीक है। राजा ने कार के पिछले टायर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इंजन भी बिल्कुल ठंडा है। रिशु भी ये सब देखकर हैरान रह गया। रिशु, ये हुआ कैसे? लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। सो दोनों फुर्ती से गाड़ी में बैठे और गाड़ी को तूफानी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ा दिया। घर के अंदर कदम रखने के बाद दोनों की जान में जान आई। घर पर उनकी माँ रमा और छोटी बहन सपना उनका अब तक ना आने से परेशान होकर जाग रहे थे। घर पहुंचते ही माँ ने दोनों को जोर से डांट लगाई। राजा ने उनको कब्रिस्तान वाली घटना बताई तो सब लोग डर गए। रमा, देखो बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आज के बाद दोबारा कभी उस रास्ते से होकर मत जाना तुम दोनों। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रिशु और राजा शहर के जाने माने व्यापारी संजय बोरा के बेटे थे। लगभग साल भर पहले संजय बोरा का निधन हार्ट अटैक के कारण हो गया था। उनके बाद उनके बेटे रिशु दुकान संभालने लगा था, जिसका कॉलेज पूरा हो चुका था, जबकि उनका छोटा भाई राजा का कॉलेज का आखिरी साल था और उनकी बहन सपना राजा से जूनियर थी। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और सब लोग उस रात हुए हादसे को भूलने लगे थे। एक रात रिशु अपने कमरे में सो रहा था कि तभी किसी के रोने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। आवाज़ इतनी तेज थी मानो कोई उनके कमरे में ही बैठकर रो रहा हो। रिशु घबरा कर बेड पर बैठ गया। तभी रोने की आवाज़ बंद हो गई। तब जाकर रिशु ने राहत की सांस ली कि तभी वातावरण में एक नई आवाज़ गूंजी, छम 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 छम। रिशु, घुंघरुओं की आवाज़। इतनी रात को यहाँ घुंघरू पहन के कौन घूम सकता है? मुझे डर लग रहा है। उसे वही कब्रिस्तान वाली बात याद आ गई और वो जोर से डर गया। मैं माँ के कमरे में सोऊंगा। रिशु के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। उसने कंबल साइड में फेंका और बाहर गलियारे की तरफ अपनी माँ के कमरे में जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ पहुँच पाता, एक कटा हुआ हाथ थम से उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसके आसपास खून ही खून बिखर गया। रिशु, नहीं! रिशु खुद को संभाल नहीं पाया और बेहोश होता चला गया। जब रिशु को होश आया तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा था। माँ, रमा, राजा और सपना सभी उसको घेरे परेशान से होकर बैठे थे। रिशु को होश में आया देखकर सबकी जान में जान आई। रमा, तुझे क्या हो गया था बेटा? तू गलिहारे में क्या करने गया था और वहाँ बेहोश कैसे हो गया था? पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। रिशु, क्या क्या मतलब? आप सबने घुंघरुओं की आवाज़ नहीं सुनी? वहाँ पर पड़ा हुआ वो कटा हुआ हाथ, वो भी नहीं देखा? राजा, नहीं भाई, हमने तो कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। गलियारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। रिशु परेशान होते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आप लोगों की नज़र ना पड़ी हो उस पर। वो हाथ वहीं कहीं पड़ा हुआ होगा। आप लोग चलिए चलिए मेरे साथ, कहते हुए वो लगभग खींचते हुए सबको गलियारे में ले आया। लेकिन वहाँ कहीं कुछ नहीं था। रिशु ने गलियारे का एक एक कोना छान मारा, लेकिन हाथ तो दूर दूर की बात, वहाँ कहीं खून की एक बूंद तक नहीं थी। फर्श बिल्कुल साफ आईने की तरह चमक रहा था। हार कर रिशु वहीं ज़मीन पर बैठ गया। दर्द से उसका सर फटने लगा था। राजा, देखो भाई, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सपना, हाँ मुझे यही लग रहा है भाई, अभी तक वो कब्रिस्तान वाली घटना को भूल नहीं पाए हैं, इसलिए उनको डरावने सपने आ रहे हैं। आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए।
सारा काम आप हम दोनों पर छोड़ दो, हम दोनों भाई बहन सब संभाल लेंगे। रिशु के पास सबकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं था। हालांकि उसका मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने कोई सपना देखा था, लेकिन अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था। 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी। चारों तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। बीच बीच में दूर जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज़ माहौल को और भी भयानक बना रही थी। रिशु अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक वातावरण में घुंघरुओं की आवाज़ गूंजी, छम 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 छम। रिशु की नींद टूट गई, उसकी धड़कनें बढ़ गई, माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने आवाज़ लगाई, माँ, राजा, सपना, कहाँ हो तुम सब? देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यह घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। जब कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो रिशु हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में बढ़ा, लेकिन तभी एक तेज चीख ने जैसे पूरे वातावरण के सन्नाटे को निगल लिया। रिशु बुरी तरह घबरा गया। कौन कौन चिल्ला रहा है? जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी वही चीखने की आवाज़ आई। ये तो राजा की आवाज़ है। राजा, राजा, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? रिशु घबराई हुई सी हालत में राजा को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ दौड़ा और वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। राजा अपने बिस्तर पड़ा बुरी तरह छटपटा रहा था और वही कब्रिस्तान वाली भूतनी बुरी तरह उसके गले को दबा रही थी। लेकिन इससे पहले कि रिशु कुछ कर पाता, उसके देखते ही देखते राजा ने उसकी आंखों के आगे दम तोड़ दिया। अपने भाई को इस तरह देखकर रिशु बुरी तरह घबरा गया और उसके दिमाग पर गहरा सदमा लगा। रिशु की चेतना धीरे धीरे शून्य होती चली गई। सुबह जब उसे होश आया, वह वापस अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसके पास उसकी माँ रमा और बहन सपना बेहद परेशान से बैठे थे। उसे होश में आया देख रमा ईश्वर से का शुक्रिया अदा करने लगी। रिशु, माँ, उसने राजा को मार दिया। इतना कहकर रिशु फिर से बेहोश हो गया। रमा ने उस पर पानी के छींटे मारे। कुछ समय बाद रिशु फिर से होश में आया। रिशु ने रूंधे गले से पूछा, माँ, राजा कहाँ है? रमा, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? और तू राजा के कमरे के पास क्या कर रहा था और वहाँ बेहोश कैसे हो गया? अब रिशु खुद को संभाल नहीं पाया और रमा के गले लग रोते हुए बोला, माँ, राजा को उस कब्रिस्तान वाली भूतनी ने मार डाला। रमा, ये क्या कह रहे हो बेटा? तूने फिर से कोई डरावना सपना देखा मेरे बच्चे? रिशु, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ, कोई सपना नहीं देखा मैंने। उस कब्रिस्तान की भूतनी ने मेरे भाई का गला दबाकर उसे मार डाला। सपना, भाई, राजा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी तो नहीं हुआ है, आपको वहम हुआ है। रिशु गुस्से में बोला, तो कहाँ है राजा? बुलाते क्यों नहीं हो आप लोग उसे? हाँ, ला कर दो मुझे मेरा भाई वापस। रमा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भूल गया मेरे बच्चे, उसके कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और वो सुबह ही जयपुर के लिए निकल गया। आज सुबह ही उसकी ट्रेन थी। उसका तो बहुत मन था कि वो तुझसे मिलकर जाने का, लेकिन जब तुझे होश नहीं आया तो हमने समझा बुझाकर उसे भेज दिया। सपना, हाँ भाई, आप आराम कीजिए, मुझे आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। रिशु, मुझे राजा से बात करनी है, अभी अभी के अभी, अभी फ़ोन लगाओ उससे। सपना, ओके ओके, आप रिलैक्स करो, मैं अभी बात करवाती हूँ। कहते हुए सपना ने राजा को फ़ोन लगाने लगी। भाई, फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर है अभी, शायद ट्रेन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। मेरे जैसे ही राजा भाई से बात होती है मैं आपसे बात करवा दूंगी, लेकिन अभी आप प्लीज़ आराम करो। रिशु पूरी तरह हताश हो गया। उसके आंखों के आगे बार बार रात वाला मंजर घूम रहा था, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन तक वो करने को तैयार नहीं था। पूरे दिन उसने न जाने कितनी बार राजा का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब भी उसका फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर ही आ रहा था। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। हर रात रिशु को घुंघरुओं की आवाज़ के साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज़ किसी और को सुनाई ही नहीं देती थी।
रिशु ने कई बार रात को सपना या माँ को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग न जाने कैसे इतनी गहरी नींद में सो जाते थे कि रिशु के चिल्लाने और उन्हें झकझोरने तक का उन पर कोई असर नहीं होता था। कभी रिशु को अपने सामने अपने कमरे में खून फैला हुआ मिलता, तो कभी कुत्ते, बिल्ली या किसी और जानवर के कटे हुए अंग पड़े हुए मिलते, और कभी कभी खून की धार भी बहती हुई मिलती। रिशु ने कई बार इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, मगर सुबह होते ही न जाने कैसे सब कुछ उसके फ़ोन से गायब हो जाता था। धीरे धीरे रिशु मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा। उसका शरीर भी अब कमज़ोर होने लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर रमा और सपना बेहद परेशान थे। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि रिशु को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट अमर सेठी का क्लिनिक। अमर की उम्र ज़्यादा नहीं, महज 26 साल की थी। उसने अमेरिका से पढ़ाई की और अब यहाँ पर अपने वतन आकर अपनी सेवाएं दे रहा था। अमर रिशु का घनिष्ठ मित्र था। अमर के पिता भी डॉक्टर थे और शहर में उनका बड़ा सम्मान भी था, और अब उनका बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। वो और रिशु निजी जिम्मेदारियों की व्यस्तता के चलते काफ़ी दिनों से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, और उनमें काफ़ी समय से बात तक भी नहीं हुई थी। रमा ने अमर से रिशु की हालत बयान की और रिक्वेस्ट की कि यह बात बाहर न जाने पाए। उन्हें अपने बच्चे की बदनामी जो हो जाने का डर सता रहा था। कई लोग रिशु को पागल न समझने लगे। अमर फौरन उसके साथ उसके घर पर चलकर रिशु को देखने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर अमर ने पाया कि रिशु अब पहले जैसा नहीं रह गया था। रात रात भर जागते रहने के कारण उसकी आंखें लाल रहने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। चेहरे की चमक जाती रही थी और शरीर भी बेहद कमज़ोर लग रहा था। अमर, कैसे हो मिस्टर? अमर ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। रिशु, अमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिशु उसे देखकर चौंक गया। अमर, क्यों, अपने दोस्त से मिल भी नहीं सकता हूँ क्या मैं? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक बार बात तो करता मुझसे। रिशु, ओह, अब मैं समझा। माँ, सपना, अमर को आप लोगों ने ही बुलाया है ना? आप लोगों को लगता है मैं पागल हो गया हूँ, है ना? मैं पागल नहीं हूँ अमर, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कहते कहते रिशु रुआसा हो गया। अमर उसे फ़ौरन चुप कराने की कोशिश करने लगा। किसने कहा तुमसे कि तुम पागल हो? अरे, मैं मानता हूँ ना तुम सच कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम पूरी बात बताओगे नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा? तुम ही बताओ। रिशु, तुम तो मानोगे ना मेरी बात? सच में? अमर, हाँ, मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हर बात बतानी होगी। शुरू से लेकर अब तक कोई बात नहीं छुपाना। अमर ने इशारे से सबको वहाँ से चले जाने को कहा। रिशु उसे उस रात कब्रिस्तान वाली घटी घटना से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताने लगा। रिशु, मेरा यकीन करो अमर, मैंने उस औरत को खुद अपनी आंखों से राजा का गला दबाते हुए देखा। उसने मेरे भाई को मार डाला। अमर, तब से उसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। कहते कहते रिशु वापस रोने लगा। अमर, तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो रिशु, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे भाई का भी पता लगा लूँगा और उस कब्रिस्तान वाली भूतनी से भी तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन फ़िलहाल तुम्हें नींद की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। कहते हुए अमर ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में रिशु को नींद आ गई। अमर कमरे से बाहर आ गया। बाहर रमा और सपना बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। अमर, रिशु को उस रात कब्रिस्तान वाली घटना से गहरा सदमा पहुंचा था। शायद इसीलिए उसे ऐसी चीज़ें दिख रही है, या फिर वो इमेजिन करता है। मेरा ख्याल है आप लोगों को उसे रात में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से कोई एक रात में हर वक्त उसके साथ रहे। फ़िलहाल मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे वक्त से देते रहें। उम्मीद है उसकी हालत में सुधार होगा। कहते हुए अमर ने एक पर्ची सपना की तरफ बढ़ा दी। अभी मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से याद कीजिएगा। कहते हुए उसने विदा ली।
एक हफ्ते बाद अमर फिर रिसु से मिलने पहुंचा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? रिसु ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। अमर, अब तुम रात में सो पाते हो या? रिसु उदास होते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरी किसी बात पर भरोसा नहीं है। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही यही समझते हो कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो अमर, मैं जो भी कह रहा हूँ सब सच है। मैंने कई बार माँ और सपना को भी यह सब कुछ दिखाने की कोशिश की, मगर सब बेकार। अमर, रिसु ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, हो सकता है कि ये सच। रिसु ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हो सकता है? मतलब तुमने मान लिया कि तुम्हें मेरी बात मेरे पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं लगती? अमर, ऐसा नहीं है रिसु। रिसु, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रिसु ने मुंह फेर लिया। अमर उठकर कमरे से बाहर आया। बाहर रमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनको अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखता पाकर वो बोल पड़ा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, लेकिन अब शायद मुझे इलाज का कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। रमा एकदम से चौंकी। कौन सा तरीका? अमर, आप लोग उसे रात में अकेला मत छोड़िएगा। रमा, बिल्कुल नहीं, बल्कि कल से तो हमने उसकी देखभाल के लिए एक मेल नर्स भी रख लिया है। मैं तुम्हें उसी से मिलवाना चाह रही थी। इनसे मिलो, ये कमल है। कल से ये 24 घंटे रिसु के साथ रहकर उसका ख्याल रखेंगे। अमर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब रिसु की देखभाल बेहतर तरीके से हो पाएगी। अमर ने कमल को दवाइयाँ और बाकी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा दिया और फिर रमा से विदा लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अपनी गाड़ी घर या क्लिनिक की बजाय सीधे ओझा बाबा के डेरे की तरफ घुमा दी। ओझा बाबा, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? आप जैसे शरीफों के कदम यहाँ डेरे में कैसे पड़ गए? अमर, एक बड़ा सीरियस केस है, कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए आपके पास आना पड़ा। ओझा बोला, ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसे अचानक से तुझे यहाँ आना पड़ा? अमर, बाबा एक केस है, मेरे बचपन के दोस्त है रिशु, उसी से रिलेटेड। अमर ने अब तक की सारी घटना बाबा को बता दी। बाबा, मैंने कई बार उसका चेकअप किया, उससे बातें की, मुझे रिशु कहीं से भी मानसिक रूप से बीमार नहीं लगता है। अलबत्ता वो तो कुछ भी कहता है वो सब बिल्कुल सच लगता है, लेकिन बाबा ये कैसे पॉसिबल है? अमर, मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मैं रिशु पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। बाबा चौंकते हुए, ऐसा भी क्या दिख गया तुम्हें? अमर, दरअसल आज सुबह जब मैं रिशु से बात कर रहा था तो उसने पिछली रात की तरह ही मुझसे कहा कि उसे कल रात भी घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई दी थी। साथ ही यह भी बताया कि उसके कमरों में चारों तरफ खून फैला हुआ था। लेकिन सुबह जागने के बाद हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल था। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने नोटिस किया कि बिस्तर के पाए के आसपास लाल रंग के बेहद हल्के निशान मौजूद थे, जबकि पूरे कमरे को बस कुछ ही देर पहले अच्छी तरह से साफ किया गया था। इतना कहकर अमर चुप हो गया और बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर कोई झाड़ फूक का काम होता तो मैं कर देता। अमर, आपको मेरा साथ देना होगा। उसे सारी योजना समझा दी। अगले दिन अमर ओझा बाबा को रिशु के घर लेकर आया। रमा उसे वहाँ देखकर चौंक गई। रमा, क्या हुआ बेटा, कोई ज़रूरी काम? तुम तो वीकली चेकअप के लिए आते हो ना, फिर आज ओझा बाबा को साथ लेकर इतनी जल्दी कैसे? अमर, जी दरअसल मैं ओझा बाबा को एक बार रिशु से मिलवाना चाहता था। कहीं सच में वो कब्रिस्तान वाली? रमा परेशान होते हुए, लेकिन बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि यह बात किसी को। ओझा बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ बस अपना काम करने आया हूँ, यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। अगर आपके बेटे के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है तो मैं उसका पता ठीक ठाक लगा पाऊँगा, साथ ही उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट भी करूँगा। रमा हिचकिचाते हुए, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने बच्चे को एक अनजान आदमी के साथ? अमर, अरे आंटी डोंट वरी, मिस्टर कमल भी तो साथ में रहेंगे।
फिर आप लोग भी तो घर में ही हैं, फिर किस बात की फ़िक्र है। रमा अनमने मन से बोली, ठीक है बेटा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। कहते हुए अपनी भीगी पलकें पोंछते हुए, अमर अब मैं चलता हूँ बाबा, आप अब अपना काम कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए अमर ने बाबा से हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाबा रमा की तरफ मुड़ा, आप मुझे रिसु का कमरा दिखा दीजिए। रमा इस तरफ आइए। बाबा रमा के पीछे पीछे चलने लगा। बाबा ने रिसु के कमरे का जायज़ा लिया और रिसु के सिर पर हाथ रखकर वहीं रिसु के पास बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी और एकदम से आंखें खोलते हुए चिल्लाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, नहीं बचेगी तू। और कहते हुए झाड़ा लगाकर बोले, 10 दिन बाद अमावस्या की काली रात को ठीक 12 बजे इस आत्मा से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और ओझा बाबा चले गए। रमा रिसु के पास कुछ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। गुड इवनिंग आंटी, एक चहकती हुई सी आवाज़ ने उसकी तंद्रा टूटी। अरे ईसा बेटा, तुम कब आई अमेरिका से? आओ बैठो। जी आंटी, बस कल सुबह ही आई थी और देखो ना, पूरे 40 घंटे बाद यहाँ आने का मौका मिला है। ईसा रमा के पड़ोसन की बेटी थी। यह रिसु की बहुत ही अच्छी दोस्त और यूँ कहें कि वो रिसु से प्यार भी करती थी। परंतु ईशा ने रिसु को इंडिया आकर सरप्राइज़ देने के चक्कर में लगभग 15 दिन से बात नहीं की थी। आंटी ये कौन है? ईशा ने रिसु की तरफ इशारा करते हुए कहा और बिना जवाब सुने ही अगला सवाल दाग दिया। रिसु कहाँ है आंटी? कहीं दिख नहीं रहा। कहीं बिजनेस के सिलसिले में बाहर तो नहीं गया ना? ईशा बेटा, ये रिसु ही है। क्या? रिसु को घूरते हुए ईशा ने कहा। रिशु, तुम्हें ये क्या हो गया? 15 दिन पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई? तुम्हारा शरीर कितना दुबला पतला हो गया कि तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। फिर रमा की तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या हो गया ये सब आंटी? रमा ने सारी बात ईशा को बताई। ईशा, रिशु, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे तुमने अभी तक कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है? रिशु, वो है ना अपने डॉक्टर अमर सेठी, उन्हीं से। और कल तो वो एक ओझा बाबा को भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा है कि अमावस्या की रात को वो सब ठीक कर देंगे। ईशा, ओके, डोंट वरी, अब मैं सब संभाल लूँगी, कहकर डॉक्टर ईशा बड़ी ही बारीकी से घर की एक एक चीज़ को देखती हुई जा रही थी। गलियारे से गुजरते वक्त एक बंद कमरे की दरारों में से झांकती 2 जोड़ी आंखों पर आकर उसकी नज़र ठहर गई। वो एक पल को ठिठकी, लेकिन उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो परछाई फुर्ती से वहाँ से ओझल हो गई। ईशा, आंटी जी ये कमरा किसका है? मुझे अभी लगा कि वहाँ कोई है। उसने उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। रमा, अरे वो तो स्टोर रूम है, शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी। ईशा मन ही मन बुदबुदाई, बिल्लियाँ कब से 6 फुट की होने लगी? और वो कुछ समझने लगी। ईशा मेल नर्स कमल के पास जाकर रिसु की दिनचर्या के बारे में जानने की कोशिश करती है और उसकी डाइट व दवाइयाँ देखती है। कमल ने ऊपर से नीचे तक ईशा पर नज़र मारी। महज 23-24 साल की यंग लेडी, पतला छरहरा बदन, काली काली बड़ी बड़ी आँखें। कमल ईशा को देखकर कुछ घबराया सा लग रहा था। ईशा को तिरछी नज़र से देखकर उसने अपने काम में लग गया। रिसु ने जागने से लेकर उसे रेडी करने के साथ ही ब्रेकफास्ट कराने से लेकर दवाइयाँ देने तक का सारा काम कमल ही करता था। अब ईशा इत्मीनान के साथ रिसु के पास बैठ गई और उससे कोई सवाल जवाब किए बिना इधर उधर की बातें कर उसके मूड को हल्का करने की कोशिश करती रही। मौका देखकर उसने कमरे में बाकी सबकी नज़रों से छुपाकर कई तरह के उपकरण लगा दिए ताकि वो रात को आने वाली भूतनी की सच्चाई जान सके। अमर ने रिसु के लिए रोज़ रात को नींद का इंजेक्शन लगाने को दिया हुआ था। आज ईशा ने रिसु की नींद का इंजेक्शन लगाने से कमल को मना कर दिया। धीरे धीरे रात घिर आई। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कमल और ईशा वहीं रिसु के कमरे में थे। कमल कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। कमरे के दूसरे छोर पर ईशा मुस्तैदी से बैठी हुई थी। उसे उन घुंघरुओं की आवाज़ और प्रेतनी का बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे रात के 11 बज आए, मगर अब तक एक कुत्ता भी नहीं भौंका था।
थोड़ी देर बाद कमल बोला, आप चाहें तो जाकर आराम कर लें, रिशु के साथ मैं हूँ। ईशा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको पूरा करने के बाद ही चैन की नींद सोऊंगी। कमल, जैसी आपकी मर्जी, कहते हुए वापस कुर्सी पर ही बैठे बैठे झपकी लेने लगा। वातावरण में गजब का सन्नाटा पसर गया था। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। ईशा को उम्मीद थी शायद अब कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते 2 बज गए। ईशा कमरे में इधर उधर टहलने लगी। एक बार को उसका मन हुआ कि बाहर गलियारे का मुआयना करे, और ख़ासकर उस स्टोर रूम का जहाँ उसने वो परछाई देखी थी। लेकिन रात को रिशु को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था, सो उसने यह ख्याल छोड़ दिया। पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई, मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई। रिशु की नींद खुली। आज वह बहुत खुश था। रिशु, आज तो कमाल हो गया। इतने दिनों के बाद आज पहली रात है जब ना तो घुंघरियों की आवाज़ आई और ना ही कोई अनहोनी हुई। ईशा, ताजुब है उस भूतनी ने कैसे जाना कि आज ईशा का पहरा है। ईशा ने हंसते हुए रिशु से कहा। रिशु भी यह बात सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। इतने दिनों बाद इस घर में उसकी हंसी गूंजी थी। रमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रिशु ने ईशा का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही भावुक स्वर में बोला, थैंक यू। ईशा ने रिशु के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं शाम को फिर आऊँगी, जरा एक नींद पूरी कर लूँ, वरना रात को भूतनी को क्या मुंह दिखलाऊंगी। रिशु फिर से हंस पड़ा। अब तो यह रोज़ की बात हो गई। रिशु रोज़ रात को बिना किसी नींद की दवाई के आराम से सोता और ईशा रात भर जागकर कुछ अनहोनी होने की उम्मीद करती रहती, मगर उसे रोज़ ही निराशा हाथ लगती। ईशा, आखिर मेरे आते ही ये भूतनी कौन से कब्रिस्तान में जा डूबकी, सामने क्यों नहीं आती है ये। ईशा हंसते हुए, शायद ये भूतनी रिशु के अलावा किसी और को दिखना ही नहीं चाहती, तभी तो आज तक रिशु के अलावा और कोई उसे देख नहीं पाया। कहीं रिशु उस भूतनी को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। यह कहकर ईशा और रिशु दोनों हंसने लग गए। अब ईशा को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अब जब रिशु के साथ सब ठीक है, मेंटली भी वो डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती क्यों जा रही है। कहीं नर्स की दवाइयों में तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी से बात करती हैं, रिशु के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं। ओके मिस, मैं आपको सैंपल भेजती हूँ, बट प्लीज़ मुझे रिपोर्ट क्विकली चाहिए। पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ओके बाय। ईशा रिशु का ब्लड सैंपल लेकर चली जाती हैं। 1 वीक के बाद अमर वापस रिशु का चेकअप करने के लिए आते हैं और कमल से पूछते हैं, कैसा चल रहा है। कमल, सर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही, परंतु एक चिंता की बात है, कुछ दिन से रिशु की कोई दोस्त रोज़ रात को आती है और पूरी रात यहीं रुकती है। अमर, रिशु की दोस्त कौन, क्या नाम है उसका। अमर ने लगातार प्रश्न किए। कमल, ईशा नाम था उसका। ओ ईशा, ये कब आई। अमर ने मन ही मन सोचा। अमर थोड़ी देर बाद रिशु से इधर उधर की बातें करके जाने लगा, तो बोला, यार रिशु, मुझे कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर अमर चला गया। अगले दिन ईशा रिशु के साथ हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रही थी। रिशु बेहद कमज़ोर हो चुका था, सो बिस्तर पर ही आधे लेटी अवस्था में बैठा उससे बातें कर रहा था। कहने को तो ईशा रिशु से बातें कर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान कमल पर लगा हुआ था। वह रिशु को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी ईशा को वो दिखा जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। कमल ने चुपके से इंजेक्शन की शीशी अपने ड्रेस के पैकेट में डाला और उसकी जगह दूसरी शीशी से दवाई इंजेक्शन में भरकर वह इंजेक्शन रिशु को लगा दिया। वह जैसे वापस जाने के लिए मुड़ा, ईशा जानबूझकर उससे टकरा गई और अपने हाथ में पकड़ा सारा सूप उसके कपड़ों पर गिरा दिया। कमल, व्हाट द हेल, देख कर नहीं चल सकते क्या, पूरे कपड़े ख़राब कर दिए मेरे। ईशा, आई एम सॉरी, गलती से हुआ। कमल भुनभुनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से इंजेक्शन वहीं गिर गया। ईशा का काम हो चुका था। उसने वो इंजेक्शन उठाकर उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। ब्लड और इंजेक्शन की रिपोर्ट्स देखकर ईशा का होश उड़ गए।
करीब 1 हफ्ते तक ईशा न जाने क्या क्या सबूत इकट्ठा करती रही। 1 हफ्ते बाद ईशा हमेशा की तरह रिशु के पास थी। उसने रमा, सपना और कमल सबको कमरे में बुला लिया। ईशा ने रमा से कहा, आंटी डॉक्टर अमर को भी बुला लीजिए। रिशु वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। रिशु काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, सो वह लेटा ही रहा। ईशा, रिशु आज मैं तुम्हारे सामने एक राज का पर्दाफाश करने वाली हूँ, सो दिल थाम कर सुनना। रिशु चौंका, क्या? कौन सा राज? साफ साफ बताओ। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी सारी बीमारी ख़त्म हो गई समझो। हमने तुम्हारी बीमारी को जड़ से पकड़ लिया है। रिशु कुछ परेशान होते हुए, साफ साफ कहो ईशा, क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इधर ईशा की बातें सुनकर रमा और सपना कुछ अनमने से लग रहे थे। ईशा, बस ज़रा सा इंतज़ार करो, डॉक्टर अमर आ जाते हैं। ये कहते हुए ईशा उठी और धीरे से चलते हुए रिशु के पास पहुंची। रिशु की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो करना क्या चाहती है। तभी डॉक्टर अमर आ गए। ईशा को देखकर वो थोड़ा छेप गया। उसने कमल की तरफ देखा तो उसका चेहरा भी पीला पड़ रहा था। ईशा कमल का हाथ पकड़ते हुए, तो मिस्टर कमल, अब आप बताइए आप किसके लिए काम करते हैं? कमल सकपकाते हुए, किसके लिए मतलब? मैंने क्या गुनाह किया है? मुझे यहाँ रिशु की देखभाल के लिए बुलाया गया था, जिसकी मुझे पगार मिलती थी, और मैंने वही किया। ईशा, जी नहीं, आपने दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर उसे दवाई की जगह जहर देने का अपराध किया है, जिसके लिए आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। अब तुम ये बताओ, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? कमल गिड़गिड़ाने लगा, मुझे नहीं पता वो कौन था। मुझे तो बस एक फ़ोन आया था कि मैं रिशु की पूरी डोज दवाई ही ना दूँ। ईशा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर अमर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं उसके अलावा तुम कुछ और ही दवाई दे रहे हो। बताइए तुमने ये किसके कहने पर किया? कमल ने एक नज़र अमर पर मारी। उसकी शक्ल पर 12 बजे हुए थे। ईशा को समझते देर नहीं लगी कि अमर भी इसमें मिला हुआ है। अमर ने वहाँ से भागने की कोशिश की कि तभी ईशा ने एक सीटी मारी और पल भर में 4 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमल और अमर के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी। रिशु यह देखकर बिल्कुल सकते में आ गया। वह ज़ोर से चिल्लाया, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ? ईशा, मिस्टर अमर, अब आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अमर ने गुस्से से रिशु की तरफ देखा और बोला, मैं रिशु से बचपन से नफ़रत करता था और मुझे अब मौका मिला था उससे बदला लेने का, तो मैंने कमल को दवाइयों के साथ कुछ हानिकारक केमिकल्स देने शुरू कर दिए। परंतु वो रात में घुंघरू की आवाज़, वो खून के धब्बे, वो समझ नहीं आया, क्योंकि रिशु दिमागी रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ था। मैं नहीं चाहता था कि रिशु ठीक हो, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। पुलिस ने कमल से सख्ती से पूछताछ की तो कमल ने बताया कि मुझे एक महिला का कॉल आया था कि मुझे रिशु की देखभाल करनी है, परंतु जो भी दवा उसे दी जाए उसकी सही मात्रा उसे नहीं देनी है। इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए ऑफर हुए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं लालच में आ गया था। उसके बाद डॉक्टर अमर के कहने पर मैंने उसकी दी हुई दवा देनी शुरू कर दी। पुलिस, वो महिला कौन थी? क्या वो रमा जी थी? कमल, नहीं, शायद कोई और ही था। ईशा, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि रिशु जिस परिवार को पर इतना भरोसा करता है और जिन लोगों से आप इतना प्यार करते हैं, वही परिवार आपको जान से मारना चाहता है। इसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर हमें उसकी असलियत मालूम चल गई, और इन सब की प्लानिंग करने वाली हैं आपकी माँ रमा। रिशु, क्या बकवास की जा रही हो ईशा? मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? कोई भी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगी? अब अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी और बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ सपना, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? ईशा, बोली आंटी जी, वैसे हम भी सब भी तो जान चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने मुंह से सारी बात बताकर रिशु का वहम दूर कर दो। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और बताना शुरू किया
कि रिशु के पापा के साथ मेरी दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली शादी के मात्र 2 साल बाद ही उनकी पत्नी चल बसी थी। तब रिशु मात्र 6 माह का था। रिशु की देखभाल के लिए ही संजय जी ने रमा से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद मेरे अपने बच्चे राजा और सपना का जन्म हुआ। रिशु मेरा अपना बेटा नहीं है, हालांकि यह बात उसे मालूम नहीं थी। उसने जब से होश संभाला मुझे ही माँ के रूप में देखा। संजय जी रिशु से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी उन्हें राजा और सपना का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था। 1 साल पहले उनके निधन के बाद जब वकील ने उनकी वसीयत खोली तो पता चला कि संजय जी ने अपनी जायदाद का 50% हिस्सा रिशु के नाम कर दिया था। राजा और सपना के हिस्से में केवल 25% हिस्से छोड़े थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पूरी ज़िंदगी उनका और उनके बेटे का ख्याल मैंने रखा और उन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वसीयत में यह भी लिखा था कि अगर रिशु की मौत प्राकृतिक तरीक़ों से और शादी से पहले होती है तो उसके हिस्से को भी राजा और सपना में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर रिशु की हादसे का शिकार होता है या उसकी हत्या होती है तो सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। तभी मैंने रिशु को बीमार बनाकर प्राकृतिक तरीके से मारने की ठानी। पल्लवी को उस दिन जानबूझकर मैंने ही न्यू ईयर पार्टी से इनको लेट भेजने को कहा था। रास्ते में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर के साथ मेरा भतीजा पहले से ही तैयार बैठा था। उसने टायर पर निशाना लगाकर उसे ठीक कब्रिस्तान के सामने पंचर कर दिया और प्लान के मुताबिक राजा ने उसे कब्रिस्तान के अंदर से होकर जाने को राजी कर दिया। वहाँ बैठी हुई चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। कार की स्टेपनी मेरे भतीजे ने चेंज की थी, चूँकि कब्रिस्तान से बस कुछ मिनट दूरी पर ही हमारा घर है, इसलिए मैं इन दोनों से पहले घर पर आ गई और नॉर्मल होकर वहाँ बैठ गई। घुंघरुओं की आवाज़ रिकॉर्डेड थी जिसे हर रात घर में बजाया जाता था। कटा हुआ हाथ या जानवरों के सिर जो भी रिशु को दिखता था वो सब प्लास्टिक के होते थे और रिशु के सो जाने के बाद उन्हें लाकर रूम में रख दिया जाता था। फिर जब वो जागकर ये सब देखता तो सदमे में आ जाता। उसे सुबह होने से पहले बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता था, जिससे ऐसा लगता था मानो कल रात वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। राजा का गला दबाने का नाटक मैंने ही कब्रिस्तान वाली भूतनी बनकर किया था। उसके अगले दिन ही हमने राजा को अपने हॉस्टल भेज दिया था। रिशु के मन में यह बात बिठाना ज़रूरी था कि कब्रिस्तान की भूतनी ने उसे मार डाला और इसलिए उसका यहाँ से गायब होना ज़रूरी था। बाद में इस मेल नर्स को पल्लवी ने फ़ोन करके यहाँ भेज दिया और रिशु को दवाइयों की डोज कम देना शुरू कर दिया ताकि वो ठीक ना हो। बाद में उसे पागल करार देकर कुछ समय बाद उसको धीमा जहर दे देते, मगर वो काम तो अमर ने पूरा कर दिया। इतना कहकर रमा ने अपनी बात ख़त्म की। रिशु को यह सब सुनकर भयंकर सदमा लगा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह रमा का सौतेला बेटा है और जिस परिवार को वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था उसने उसे मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली थी। रमा और सपना रोते हुए सबके सामने माफ़ी मांगने लगे, मगर रिशु को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही दिखाई। वो बिल्कुल पत्थर बना बैठा था। तभी कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर की कड़कती आवाज़ गूंजी, ले चलो चारों को, बाकी का रोना धोना हवालात में करते रहना। रिशु को ईसा ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसकी हालत में तेज़ी से सुधार होने लगा। 2 महीने के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गया। रमा, कमल और अमर की साजिश रचने और हत्या के जुर्म में 6 माह की जेल हुई। रिशु ठीक तो हो गया, उसके पास अथाह संपत्ति थी, दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएँ थी, कुछ नहीं था तो उसका अपना परिवार। दोस्तों, एक माँ जायदाद के लिए अपने बेटे के साथ क्या से क्या कर सकती है, यही इस कहानी का मोरल था। तो चलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।